नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। हमारे इस खास शो में एक बार फिर से खुलने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पोल। वो पाकिस्तान जो हर बार खुद अपने करतूतों की वजह से बेनकाब होता नजर आता है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ एलओसी पर भारत के इरादों को ही नहीं दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक सोच का भी साफ संदेश दे दिया। और यह क्लियर कट मैसेज था कि भारत के खिलाफ जो भी कोई गलत निगाहें रखेगा, भारत में अगर कोई घटना को अंजाम देगा तो उसका हश्र यही होगा, उसको ये सबक सिखाया। ये सब इतनी तेजी से हुआ, ये सवाल आज भी पाकिस्तान और उसके आकाओं को परेशान जरूर करता है, लेकिन भारतीय सेना को हर पल की पूरी जानकारी है। कैसे, बताएंगे आगे आपको विस्तार के साथ। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के अड्डों को मजबूत करने में जुटा है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती जा रही है। साल 2025 पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं, बल्कि एक ऐसा इतिहास बन चुका है जिसमें उसे बार बार करारी चोट मिली है, और ऐसी चोट जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। दरअसल साल 2025 भारतीय सेना के इतिहास के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई बीती कहानी नहीं है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और भारतीय सेना हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 22 मिनट का ऑपरेशन और पाकिस्तान में तबाही। जब आतंकियों के अड्डे पर भारत ने प्रहार किया था, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आर्मी चीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान जो इन दिनों डरा, सहमा और बौखलाया हुआ है, अपनी सुरक्षा, अपनी गरीबी और अपनी छवि को सुधारने में जुटा हुआ है, वजह है भारत। जी हां, भारत जिसने पाकिस्तान की नींद कई महीनों से उड़ा रखी है। पाकिस्तान एक के बाद एक देश के चक्कर काट रहा है और बंद कमरों में भारत से बचाव की भीख मांग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वही भारतीय सेना का ऑपरेशन जिससे पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई थी। वो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, और ये भी कुछ नया नहीं कि हर जंग में पाकिस्तान मुंह के बल ही गिरा है। पाकिस्तान आतंक के अड्डों को मजबूत करने में इन दिनों फिर से व्यस्त है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए साल 2025 खतरनाक साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए 2025 का साल इतिहास बन गया, जिसमें उसने सिर्फ चोट खाई, और ऐसी चोट जो वो कभी भूल नहीं सकता। भारतीय सेना के इतिहास में साल 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आक्रामकता के जवाब में भारत ने जिस रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन ने न सिर्फ एलओसी पर भारत के संकल्प को दिखाया, बल्कि दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संदेश भी दे दिया। ये सब कितनी देर में हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन भारतीय सेना इसे बखूबी जानती है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार जारी है, और सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में, एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है।
और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका है। ये कोई पहला वाक्य नहीं जब भारतीय सेना ने ये बताया हो कि पाकिस्तान को हिलाने में भारत को कितना समय लगा, बल्कि इसका जवाब तो पाकिस्तान की जनता भी जानती है। कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो है, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत आपने पिछले अर्से में टेन्योर में अपनी पॉलिटिक्स, हाँ जो इनका टेन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी IT डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाई डे डाउन जा रहा है। इसकी रीज़न बिहाइंड द रीज़न यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज़ में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, रिस्पेक्ट मिलती है ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे PM, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने का पड़ेगा। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज हैं, ये गैप है उसको ख़त्म करना है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपनी नेशन की वजह से मिलेगी। जब हमारा नेशन, हमारी पब्लिक हमसे खुश नहीं है, आप बेशक जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं, जो मर्जी चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर आई जस्ट वांट टू नो कि सिमिलैरिटीज कैसी हैं। बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो इतनी स्टेबलाइज नजर नहीं आती है, वो स्टेबल नजर आती है। उनके टेन्योर में हमने देखा, चले नरेंद्र मोदी के टेन्योर में देख लिया कि इंडिया अपकमिंग 2026 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। उसके बाद उनके अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ही सेज कि वी नीड मोर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया। उनके बिग ब्रेन्स हैं, हमें वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियंस गेट इजी एवरीथिंग एवरीवेयर, जबकि पाकिस्तानियों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे इमिग्रेशन का देख ले, चाहे वैसे कोई बात देख ले। और वैसे भी अभी रिसेंटली ट्रम्प ने ये भी कहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से हम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क में ना कंट्रीज भी स्पेशल मेंशन कर दी साथ में। अच्छा देखिए ना, इसमें एक चीज मेजर गैप तो आपका यही है कि अगर पाकिस्तान में आप कंपैरिजन करते हैं कि यार हम वहाँ से क्या उन्होंने अबाव किया, हम देखें, हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रमोट खुद को करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट भी उनको पर्सनलिज्म के ऊपर ले आती है कि वो उनको पर्सनल बेनिफिट लेना चाहती है कि हम इनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को उसका ओपन देंगे, भाई ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर रह के रोल अदा करें, आप मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अब इंडियन यही तो था मेजर, उनकी जो है ना क्रेडिबिलिटी भी इसी चीज़ के ऊपर आती है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को ओपन एंड फ्री हैंड दिया कि आप करें, सारा कुछ करें। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया। हमने जो है ना सारी चीज़ों को मिक्सर अप करके वो सारा बना दिया कि हम किसी भी एक अदारे के मतहत रह के बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ऑपरेट करें। तो यहाँ पे जो है ना कि मेजर गैप नजर आ रहा है। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहाँ पर हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बड़ी जमहूरियत कौन सी है, इंडिया या पाकिस्तान? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओके, चलो बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होकर बेचारा बैठा हुआ है। अलग डेफिनेटली अलग उसके टके की वैल्यू है। नहीं, अब तो वैल्यू, अब तो हम उसके 2 टके के बराबर भी नहीं है। वो कहते हैं
अब उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रो की है चीज़ें। हमारी बहुत सारी ऐसी है जो कि हमारी टेक्सटाइल्स के ऊपर चले जाएं, वो सारा वहाँ पे कन्वर्ट हो गया। स्पिनिंग हमारी जितनी पाकिस्तान की थी, फैब्रिकेशन, इसलिए तो यहाँ पे हम कहते हैं जी महंगाई है, कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसकी रीज़न यही है। तो आप मेरे ख्याल में आप ना इंडिया से कंपैरिजन ना करें, पहले बांग्लादेश को बीट कर लें, फिर इंडिया से कंपैरिजन। आपको लगता है कि चले हम अफगानिस्तान को भी बीट कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। क्यों? मुश्किल है क्योंकि जब तक हम एज अ कौम जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। एज ए नेशन कैसे आएंगे? हम आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एज अ नेशन जो है ना यही होगा कि आप जो है ना अवाम को अपनी राय आज़ादाना देना चाहिए कि जिसका जो राइट बनता है ना, अगर एक मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मुंतखब करना चाहता हूँ या मैं इस अदारे के मतहत रह के या इस अदारे को मैं ओपनली सपोर्ट करना तो वो करने दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक बंदे की मेरी अब आज़ादी राय कुछ और हो सकती है लेकिन मुझे जोर जबरदस्ती आप कहते हैं कि नहीं। मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनको भी पर्सनल यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उसकी बिहाइंड द रीजन यही वजह है। आप यहाँ पर डकी भाई की बात तो नहीं कर रहे? सबकी बात ओपन हो रही है। अभी दो लोग हमने यूके से भी बुला लिए, अभी आए तो भाई आप उनकी बात भी होने वाली है, वो भी प्रमोट करें हमें, ताकि जरूरत पड़ रही है, उनको लग रहा है कि हम जो है ना फ्री हैंड नहीं है किसी भी तरह से, किसी की भी गवर्नमेंट को कंफर्टेबल जोन में नहीं है कोई भी, हर किसी को थ्रेट जोन में रखा हुआ है, कोई भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है। सोशल इन्फ्लुएंसर्स की थोड़ी बात करूंगी कि हम इंडियन इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, दे हैव बिग, कह लें कि उनके पास जो फॉलोअर्स हैं, और मैंने नहीं कभी देखा क्योंकि गवर्नमेंट इंडल्ज हुई हो किस चीज को लेकर कि आपने हमें प्रमोट लाजमी करना है बीच में। तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, एक तो इन्फ्लुएंस सही कर रहे हैं, दूसरा ये है कि अवाम कितना उनसे कह लें कि अपने आप को जोड़ रही है और क्या सीख रही है उनसे? नहीं, अब देखें ना, आप इंडियन में देख लें उनके जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, उनको कभी भी आपने देखा होगा कि वो इतने वो डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं। हाँ। जबकि हमारा हर एक्टर डिपार्टमेंट में, एक्टिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं, मीडिया डिपार्टमेंट में जाए, हर बंदा एक डरा हुआ है। वो अपने अल्फाज का चुनाव इतना मतलब इतना करते हैं कि वो उनको कहते हैं कि कहीं गलती से भी कोई ऐसी चीज ना हमारे मुंह से निकल जाए कि वो हमें उसमें बाद में पकड़ाई हो जाए। देश की सीमाओं पर हालात को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। पाकिस्तान को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत ने फिर से हुंकार भरी तो क्या होगा। पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई एक बार फिर आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश का ऐलान किया। कहने को तो ये ऐलान एक आतंकवादी संगठन की ओर से किया गया माना जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और सरकार का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की हजीरा तहसील में एक बैठक हुई जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शामिल हुए। बैठक में लश्कर कमांडर अबू मूसा, आमिर जिया और बाबर हुसैन शामिल हुए, जबकि जैश के स्थानीय कमांडरों ने बैठक में शिरकत की। जितने ये मुस्लिम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, शहादत हमारी दुल्हन है, हाथ खड़ा करके कहो शहादत हमारी दुल्हन है। बैठक को संबोधित करते हुए आतंकी अबू मूसा ने भारत के खिलाफ जिहाद जारी रखने का ऐलान किया। उसने भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देने की भी बात कही, लेकिन इन सब के बीच भारत टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान आसमान की तरफ देख रहा है कि कहीं भारतीय सेना के विमान पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ रहे। हालांकि पाकिस्तान ने कभी ऑपरेशन सिंदूर में मिले जख्मों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती। सैटेलाइट तस्वीरों में उसके घाव साफ दिखाई दिए। और अब एक बार फिर पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों के बाद ये तो तय है कि भारतीय सेना एक बार फिर पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को करारा जवाब देने को तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिन्नालैंड पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली की कगार पर खड़ा है। डेटा सामने आया तो पाकिस्तान को जोर का झटका लग गया। पीएम शहबाज शरीफ के लिए जो आंकड़े सामने आए वो किसी झन्नाटेदार तमाचे की तरह हैं। महंगाई बेलगाम है, कर्ज पहाड़ बन चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार इतना कमजोर कि मानो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो, और आईएमएफ की शर्तें अब मदद नहीं बल्कि गले की फांस बनती जा रही है। और आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है आईसीयू में। आम पाकिस्तानी की थाली दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, और इस बीच हुकूमत है कि बयानों, बहानों और झूठे दिलासों में उलझी हुई है। सवाल सीधा, क्या आईएमएफ का अगला पैकेज इस डूबती नैया को बचा पाएगा, या फिर यही आंकड़े पाकिस्तान के आर्थिक पतन की आखिरी स्क्रिप्ट लिख देंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब कैसे बचेगा जिन्ना का देश? राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव और गहरे आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ बन चुकी हैं। नई रिपोर्ट के आंकड़े हालात की खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। सरकारी कंपनियों का शुद्ध घाटा 300% तक उछल चुका है, और इन डूबती कंपनियों को बचाने के लिए करदाताओं के खून पसीने की कमाई से दी जा रही है सरकारी मदद, जो 2.1 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले ही आईएमएफ की बैसाखियों पर खड़ी है, वहीं सरकार की अपनी कंपनियां उसे और गहरे दलदल में धकेल रही हैं। न सुधार की ठोस योजना, न निजीकरण की हिम्मत, और न ही जवाबदेही की कोई व्यवस्था। नतीजा साफ है, नुकसान बढ़ता जा रहा है और बोझ सीधे आम पाकिस्तानियों पर डाला जा रहा है। सवाल सीधा है कि जब खजाना खाली है तो क्या पाकिस्तान इन घाटे की फैक्ट्रियों को यूं ही पालता रहेगा, या फिर कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जगेगी? रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों का कुल राजस्व 1.4 ट्रिलियन रुपए से गिरकर 12.4 ट्रिलियन रुपए पर आ गया। लेकिन असली हकीकत यहां नहीं है। इन कंपनियों का कुल शुद्ध घाटा सीधे छलांग लगाकर 122.9 अरब रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यही घाटा महज 30.6 अरब रुपए था। यानी एक साल में घाटा 4 गुने से भी ज्यादा। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, नाकामी की खुली किताब है। अक्षम प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और बेलगाम खर्च सरकारी कंपनियों को अर्थव्यवस्था पर बोझ बना दिया गया है। आईएमएफ पहले ही पाकिस्तान से सरकारी कंपनियों में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल यह कि जब घाटा हर साल बढ़ रहा हो तो सुधार कागजों तक ही सीमित क्यों है? एक तरफ महंगाई आसमान पर है, दूसरी तरफ सरकारी कंपनियां खजाना खाली कर रही हैं। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घाटे के इस दलदल से कभी नहीं निकल पाएगी। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब किसी एक आंकड़े तक सीमित नहीं रही है, ये एक सिस्टम फेलियर बन चुकी है। और अगर इस फेलियर की गहराई को किसी एक पैमाने से नापा जाए तो वो है सरकारी कंपनियों की हालत, जो खुद ब खुद डूब रही है और देश की अर्थव्यवस्था को भी साथ में खींच रही है। रिपोर्ट इसे साफ शब्दों में भयानक संरचनात्मक विफलता बताती है। ऐसी विफलता जो साल दर साल सार्वजनिक संसाधनों को चूस रही है, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ फाइलें और बयानबाजी चल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो या बिजली वितरण कंपनियां, तस्वीर एक जैसी है। घाटा, कुप्रबंधन और जवाबदेही का घोर अभाव। ये संस्थाएं दशकों से संरचनात्मक खामियों और परिचालन अक्षमताओं में फंसी हुई हैं। सुधार की बातें होती हैं, कमेटियां बनती हैं, लेकिन जमीन पर नतीजा शून्य है। बिजली कंपनियों का लाइन लॉस, बिल वसूली में नाकामी और राजनीतिक दखल हर साल खजाने पर नया बोझ डाल रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण महंगे प्रोजेक्ट और कमजोर प्लानिंग और बढ़ता कर्ज देश की बुनियादी संरचना को एक कर्ज का कब्रिस्तान बना रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो भी चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता है। तो हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? देखिए, यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमाई को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाए। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले। आप
जितनी भी जापानी गाड़ी है वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हालांकि पाकिस्तान हर चीज कर सकता है लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है जो प्रेशर में दबा पड़ा है। हम एक आजाद के प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है होता कुछ है, दिखाते कुछ है होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है जो वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे क्या कहता है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं ठीक है बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी ये है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे तो इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ी होती है। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। चाइना पे क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो है ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। पहली बात तो ये कि भाई ये जो आप गवर्नमेंट का नाम ले रहे हो लाइक PMLN या जो पीडीएम पूरी बैठी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है भाई इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर किसके हाथ में है? भाई इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आपने अब आजकल एक वो नई बात चल रही है पब्लिक इंटरेस्ट वाली, हाँ सुनिए आपने? जी जी बिल्कुल, के जो करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, जो ये जो कर रहे हैं ना, अच्छा, ये वही कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें KPK की या पंजाब की या किसी भी सूबे की बात करें, ठीक है, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या वजह है? आप अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हम कह रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है तो फिर आपने वोट किसे दिया, मैंने किसे दिया? हमारे आपको नहीं पता? आप ये बताएं फॉर्म 47 और 45 पता क्या है? जी जी बिल्कुल पता है ना? पता है, आप बताएं। आप मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं, बड़ी पता आपको भी है, पता ऑडियंस को भी है कि भाई क्या है ओरिजिनल असल बात, क्या है मुद्दा, क्या है। तो फिर अच्छा चले, मैं कहता हूँ ठीक हो गया। आपके बगौलिया अगर आवाम कहती है जी ये जो गवर्नमेंट है ये मैंडेट से नहीं आई, ये फॉर्म 47 के थ्रू आई है, तो फिर आपका इसमें अब होता नहीं कि प्रोटेस्ट करें, या आपका नहीं बनता कि आप जो सा वो उन्हें बताएं? जिले शाह को के दायरे में रहते हैं। जिले शाह को जानते हैं, टी चौक का वाकया वो जानते हैं, वो क्या हुआ? तो फिर देखें ऐसे आज 9-10 मुहर्रम की मुनासबत से मैं बात करता हूँ। फिर देखें अगर कोई भी इनकलाब है वो तो कुर्बानी तो फिर मांगता है, कुर्बानी मांगता है, लेकिन अच्छा। ये है कि लोग आते हैं वो एक दो को मार देते हैं, बाकी बेचारे डर के चले जाते हैं। ठीक है, मजबूर हैं भाई लोग, क्या करें लोग। अब ये भाई खड़े हैं, मैं हूँ, आप हो, हमारे इतने कैपेबल नहीं है कि हम एक पूरी स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। ठीक है, अगेंस्ट खड़े होना भी नहीं चाहिए। देखें स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहिए। स्टेट क्या है? आप क्या कह रहे हो? स्टेट क्या है आपके अकॉर्डिंग? स्टेट क्या है? स्टेट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, स्टेट में ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, स्टेट में पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, मीडिया भी आ जाती है। इस टाइम सारा कुछ पीछे से कौन रन कर रहा है आपको पता है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको, बिल्कुल नहीं पता। आप बताएं ना। आप फिर मुझसे निकलवा रहे हैं यहाँ खड़े हर बंदे को। कौन रन कर रहा है जी? रन कर रहा है इस टाइम? मेरे ख्याल से तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले कर रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम तो जिसको वोट डालते वो आगे नहीं आते, जिसको कहते हैं वो आगे आ जाता है, जिसको हम चाहे वो आगे नहीं। वो आगे जाना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो अवाम का वो जो सा वोट है उसकी कदर नहीं है डेमोक्रेसी। ठीक है, हम ये कहते हैं या हमें मीडिया में ये बताया जाता है कि यार इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से लोग साजिश कर रहे हैं। कौन सी मीडिया की बात? कोई मीडिया है ही नहीं। मीडिया आप भाई मेरी बात सुनो, ये मीडिया वही है ना जो इमरान खान का नाम भी नहीं चला रहा था। ठीक है, आप लोगों ने सबने देखा इमरान खान के नाम तो नहीं बोलने दिया ना, क्यों नहीं बोलने दे रहे? नहीं बोल। आप अगर बात करें कि भाई इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है मीडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना। मुझे बात तो करने दें। अभी इस टाइम हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे जो बड़े हैं, जो भी बड़े हैं, वो ये कहते हैं इस टाइम आप ऐसी बात करोगे ना आपस में किसी को लड़वाने की, हमारे बहुत से दुश्मन हैं इंटरनेशनल जो कि इसका फायदा उठाएंगे, हमारे इधर जो सा वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है। ठीक है, हम उनको डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि ये 47 वाले हैं, हमारा उनसे कोई है ही नहीं, चाहे वो है या नहीं है। हमें हमारी नजर में ना वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ये घाटे अब आकस्मिक नहीं है, बल्कि सिस्टम में जमी सड़ांध का नतीजा है। और जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कठोर सुधार नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ICU से बाहर नहीं आ सकती। निष्कर्ष सीधा है, सरकारी कंपनियां पाकिस्तान की रीढ़ नहीं बल्कि उसकी आर्थिक कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। इस बीच पाकिस्तान सरकार विकास के नाम पर जिस रास्ते पर चल रही है, उसे अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक पेपर ग्रोथ है। कागजों में GDP बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन जमीन पर कारोबार ठप है, निवेश गायब है और रोजगार का तो नामो निशान नहीं।
सरकार उन सेक्टर्स को बढ़ावा दे रही है जो दिखते तो चमकदार हैं लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए खोखले हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रियल एस्टेट है। यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगती, यहाँ मशीनें नहीं चलती, यहाँ नौकरियां पैदा नहीं होती। बस होता है अमीरों का पैसा पार्क, काले धन को सफेद करने का खेल और प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल। रियल एस्टेट में पैसा घूमता है लेकिन उत्पादन शून्य रहता है। सरकार खुश है क्योंकि आंकड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन आम आदमी बेहाल है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। घर खरीदना सपना बन चुका है। असल समस्या यही है। पाकिस्तान की आर्थिक नीति उद्योग नहीं, स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रही है। जहां निवेश मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए था, वो प्लॉटों और सोसाइटियों में दफन हो रहा है। नतीजा, जीडीपी बढ़ती दिखती है लेकिन अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली है। ये विकास नहीं है, ये आर्थिक भ्रम है। और इसी भ्रम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आज आईसीयू में पहुंचा दिया है। देश की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों की थाली और जेब में तबाही मचा रही है। रिपोर्ट का खुलासा चौंकाने वाला है। आम लोगों की बचत लगभग खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।